द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। यह कहानी युवा रिचर्ड ए ब्राइट के जीवन का अनुसरण करती है, जिनकी मां उनके भीतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है और इसके परिणामस्वरूप वह एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन जाते हैं। रिचर्ड ए ब्राइट पेंसिल्वेनिया के रीडिंग के उत्तर में रहते थे। वह केवल तीसरी कक्षा में थे जब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। उनकी मां उनके लिए सब कुछ थी। वह एकांत में रहते थे और उनके पड़ोस में खेलने के लिए अधिक खेल नहीं थे। उनके पास बहुत सारा खाली समय था। इसलिए उन्होंने पत्थर, जीवाश्म, सिक्के और तितलियों जैसी चीजें इकट्ठा करना शुरू किया। कभी कभी वह खगोल शास्त्री की तरह रात भर तारों को निहारते रहते। लेकिन जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी वह थीं तितलियां। जब तक वह दूसरी कक्षा में पहुंचे, उन्होंने अपने इलाके की सभी 25 प्रजातियों की तितलियां इकट्ठा कर ली थी। वह जिज्ञासा और तेज दिमाग का परफेक्ट मेल थे। उनकी मां ने उनके इस शौक को प्रोत्साहित किया। उन्होंने उनके लिए वैज्ञानिक उपकरण खरीदे, उन्हें यात्राओं पर ले गईं और उन्हें रात में पढ़ने के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री दी। उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उन्हें सीखने में मजा आता था। दूसरी कक्षा में उनकी तितलियों की रुचि शायद खत्म हो जाती अगर उनकी मां ने उन्हें द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 नाम की किताब न दी होती। इस किताब ने छोटे रिचर्ड के लिए विज्ञान की एक नई दुनिया खोल दी। किताब के अंत में पाठकों को तितलियों को टैग करना होता था और कोई भी व्यक्ति जो इन टैग की गई तितलियों को पाता उसे डॉक्टर उरखाट को भेजना होता। रिचर्ड ने अपने बेसमेंट में मोनार्क तितलियों को पाला। हालांकि तितलियों को टैग करना एक कठिन काम था और जल्द ही रिचर्ड का इससे मन हट गया। 7वीं कक्षा में उन्होंने वैज्ञानिक दुनिया का असली स्वाद तब चखा जब उन्होंने एक काउंटी मेले में भाग लिया और बुरी तरह हार गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें वास्तव में कोई प्रयोग करना होगा ताकि वह जीत सकें। अगले साल रिचर्ड ने एक वायरल बीमारी का कारण खोजने की कोशिश की जो हर कुछ वर्षों में लगभग सभी मोनार्क कैटरपिलर को मार देती थी। हालांकि उनकी खोज असफल रही, उन्होंने विज्ञान मेले में जीत हासिल की। इसके बाद रिचर्ड ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले साल उन्होंने यह सिद्धांत पेश किया कि वाइसराय तितलियां मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं। जितनी ज्यादा वे मोनार्क की नकल करती, उतनी ही कम संभावना होती कि पक्षी उन्हें खा सकें। हालांकि उनका सिद्धांत पूरी तरह सही नहीं था, बाद में इस परिकल्पना को सत्य पाया गया। और इस बार उन्होंने जूलॉजी में पहला स्थान और समग्र रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया। रिचर्ड ए ब्राइट ने हाई स्कूल पूरा करने से पहले ही कई पुरस्कार जीते। रिचर्ड पढ़ाई में और ज्यादा रुचि लेने लगे। उनका प्रतिस्पर्धी और जिज्ञासु मस्तिष्क लगातार सवाल पूछता रहता और वह उनका उत्तर खोजने का प्रयास करते। हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में रिचर्ड ए ब्राइट ने उस शोध की शुरुआत की जिसने उन्हें एक अज्ञात कीट हार्मोन की खोज करने में मदद की। इससे कोशिकाओं के जीवन पर उनकी नई थ्योरी सामने आई। उन्होंने एक उपकरण बनाया जो दिखा सकता था कि 12 छोटे सुनहरे धब्बे एक हार्मोन का उत्पादन करते हैं जो पुपा के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने पहली बार पहला स्थान प्राप्त किया और वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का अवसर मिला। उनका तितलियों के प्रति प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। हाई स्कूल के जूनियर वर्ष में उन्होंने तितलियों पर उन्नत शोध और प्रयोग किए और सेना की प्रयोगशाला में काम करने का एक और मौका मिला। सीनियर वर्ष में उन्होंने मोनार्क के पंखों से कोशिकाओं को एक कल्चर में विकसित किया। उन्होंने दिखाया कि कोशिकाएं तभी विभाजित होकर सामान्य तितली के पंखों के आकार में विकसित होंगी जब उन्हें सुनहरे धब्बों से हार्मोन दिया जाए। इस बार सेना की प्रयोगशाला के साथ साथ उन्हें अमेरिकी कृषि विभाग की प्रयोगशाला में काम करने का मौका मिला। हार्वर्ड में अपने फ्रेशमैन वर्ष में उनकी लगातार मेहनत और कृषि प्रयोगशाला के उन्नत उपकरणों की मदद से वह हार्मोन की रासायनिक संरचना की पहचान करने में सक्षम हुए। जूनियर वर्ष में
उन्होंने हार्मोन संरचना के एक्सरे पर काम करते हुए कोशिका जीवन का नया सिद्धांत खोजा। यह इस सवाल का जवाब था कि कोशिकाएं अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ सकती हैं। रिचर्ड एब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग ने पूरी रात चित्र बनाकर और अणुओं के प्लास्टिक मॉडल बनाकर यह समझाया कि यह कैसे संभव हो सकता है। उन्होंने इस थ्योरी को प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नामक पत्रिका में एक लेख के रूप में प्रस्तुत किया। वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय से सर्वोच्च सम्मान के साथ स्नातक हुए। उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक ग्रेजुएट छात्र शोधकर्ता के रूप में प्रवेश लिया। उनके पास वैज्ञानिक बनने के लिए सभी गुण थे, एक उच्च श्रेणी का मस्तिष्क, जिज्ञासा और जीतने की इच्छा। आज वह एक प्रसिद्ध मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। साथ ही वह एक चैंपियन डिबेटर और पब्लिक स्पीकर थे। वह कैनोइंग और फोटोग्राफी, खासकर प्रकृति और वैज्ञानिक प्रदर्शन में भी उतने ही अच्छे थे। रिचर्ड एब्राइट का जीवन यह सिखाता है कि यदि हम अपने सपनों का पीछा समर्पण, निष्ठा, धैर्य और दृढ़ता के साथ करें तो कोई भी हमारी प्रगति में बाधा नहीं डाल सकता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।